हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज से हम आईसी 38 जो कि नया सिलेबस है, इसकी एक टॉप 40 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको 5 पार्ट्स करवाए जाएंगे। सभी जो क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे वो पूरी तरह से हिंदी में होंगे, हिंदी में लिखे होंगे और हिंदी में ही आपको समझाए जाएंगे। और इसमें जो आपको प्रश्न करवाए जाएंगे ना, वो 2026 और 27 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन्हें नए ढंग से आपको करवाया जाएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इसमें जो भी आपको प्रश्न करवाए जाएंगे ना, आपने उनको जो है अच्छी तरह से समझते हुए करना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। उनको समझते हुए अगर आप करेंगे तो आपका एग्जाम जो होगा उसमें जिस मर्जी तरह के क्वेश्चन आ जाएं, वो आप आराम से जो है उन्हें सॉल्व कर सकेंगे। तो इनको आपने प्रश्नों का जो कंसेप्ट है उन्हें समझना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है प्रश्न थोड़ा सा चेंज करके घुमा के पूछ लिया जाता है। तो अगर आपने समझ के किया होगा तो आप जो है प्रश्नों को बहुत आराम से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो जल्दी से शुरू करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास जब भी ये वीडियो अपलोड होगी फटाफट से उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में बीमा उद्योग के लिए नियामक है? देखिए, नियामक का अर्थ क्या होता है? नियामक का अर्थ होता है कि एक ऐसी संस्था जो कि बीमा उद्योग के लिए अलग अलग प्रकार के नियम बनाती है, उन पर एक कंट्रोल रखती है, ताकि जो बीमा उद्योग है वो अपनी मनमर्जी ना कर सके, बीमा कंपनी अपनी मनमर्जी ना कर सके। मतलब नियामक जो है ना, ये ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है। और जो भारत में ऐसी संस्था है, सरकारी संस्था है जो कि बीमा उद्योग का नियामक है, उसका नाम है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है। और इंग्लिश में इसे IRDAI भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है जी। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक बीमा व्यवसाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अब देखिए कि जो बीमा है ना, आजकल जैसे वो बीमा बिकता है ना? आपने अलग अलग कंपनीज का बीमा के बारे में सुना होगा। तो ये सारा जो है ना, ये आधुनिक बीमा व्यवसाय है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है या इसकी जो शुरुआत हुई है ना, वो हुई है लॉयड्स कॉफी हाउस, जो कि लंदन में है, यानी कि इंग्लैंड में है। ठीक है। कहाँ पे है वो? लॉयड्स कॉफी हाउस, जो कि लंदन भी लिखा हो सकता है या इंग्लैंड भी लिखा हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। तो आपको ये याद रखना है, इस तरह के जो प्रश्न है ना, ये आपसे सीधे ही पूछे जाएंगे, है ना? तो आधुनिक बीमा व्यवसाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लॉयड्स। ठीक है, लॉयड्स भी लिखा हो सकता है या फिर लॉयड्स कॉफी हाउस लंदन भी लिखा हो सकता है। तो आपने ध्यान से समझ के उसको सही उत्तर चुन लेना है। चलिए अब है अगला प्रश्न, दुनिया की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताएं। आपको दुनिया की जो सबसे पहली जीवन बीमा कंपनी थी ना, उसका नाम बताना है। ठीक है ना? तो देखो, ये भी आपने ध्यान से अच्छी तरह से याद कर लेना है कि दुनिया की, भारत की नहीं है ये दुनिया की है। पूरे विश्व की जो पहली इंश्योरेंस कंपनी थी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जीवन बीमा कंपनी थी, उसका नाम है एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपिचुअल अश्योरेंस। ठीक है। ये दुनिया की सबसे पहली जीवन बीमा कंपनी का नाम है। क्या है? एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपिचुअल अश्योरेंस। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आपका विकल्प नंबर बी है, ये सही उत्तर है। चलिए अब है हमारा 4 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सच है? अब यहाँ पर आपको दो जो है स्टेटमेंट्स दी गई हैं।
जो लाल रंग में आप देख रहे हैं, इन दोनों को ही आपको पढ़ना है और देखना है कि इनमें से कौन सी वाली जो स्टेटमेंट है वो सत्य है या फिर सत्य नहीं है। ठीक है ना? चलिए, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी है। ठीक है जी, तो पहली तो स्टेटमेंट ये हो गई। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी है। देखिए, अब यहाँ पर दो जो है बातें कही गई हैं, पर इनमें से जो सत्य कथन है ना, वो है पहले वाला। क्योंकि जो ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ना भारत की, ये पहली जीवन बीमा कंपनी नहीं थी, ये गैर जीवन बीमा कंपनी थी। भारत की जो पहली जीवन बीमा कंपनी थी ना, वो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। ठीक है ना? तो इसलिए जो पहला कथन है सिर्फ यही सत्य है, दूसरा सत्य नहीं है, क्योंकि दूसरी कंपनी कौन सी थी? गैर जीवन बीमा कंपनी। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सच है? अब देखिए, यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं। अब इनमें से हमें सत्य वाला कथन, सच वाला कथन चुनना है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999 बनाया गया था। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि IRDA अप्रैल 2000 में अस्तित्व में आया। IRDA का नाम बदलकर 2014 में IRDAI कर दिया गया। देखिए, अब यहाँ पर ना तीन कथन दिए गए हैं और ये तीनों ही सत्य है। क्योंकि देखिए, 1999 में क्या हुआ कि जो हमने शुरू का पहला प्रश्न किया था ना, जिसमें हमने देखा कि भारत का नियामक कौन है, तो नियामक कौन है? नियामक है IRDA, है ना, इंग्लिश में कहते हैं इसे। तो IRDA जो है ना, ये 2000 में अस्तित्व में आया था, पर इससे पहले इसका एक्ट बना दिया गया था, जो कि था IRDA एक्ट या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट। 1999 में एक्ट बना, 2000 में इस संस्था को बनाया गया, है ना, और 2014 में IRDA का नाम बदलकर IRDAI कर दिया गया। ठीक है ना? तो इसलिए ये तीनों ही कथन जो है वो सत्य हैं। तो आपका जो विकल्प नंबर 4 यानी कि डी है ना, ये सत्य है, यानी कि ये तीनों ही सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सच है? अब यहाँ पर भी तीन कथन दिए गए हैं। अब इनमें से चुनना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सच्चा होगा या सत्य होगा। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी कंपनी है, जो कि अभी भी काम कर रही है। उसके बाद है, बीमा बाजार को 2000 में लिबरलाइज किया गया था। LIC ऑफ इंडिया एकमात्र पब्लिक सेक्टर कंपनी है। देखिए, अब यहाँ पर जो तीनों कथन है ना, ये तीनों ही सत्य हैं। अब कैसे, इनको समझिए। भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और ये ना भारत की सबसे पुरानी ऐसी कंपनी है ना जो अभी भी काम कर रही है। ठीक है ना? क्या नाम है इसका? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। उसके बाद क्या हुआ कि सन 2000 में, जो दूसरा कथन है, सन 2000 में क्या हुआ कि 2000 से पहले भारत के बाजार में जीवन बीमा की कंपनी सिर्फ LIC थी और गैर जीवन बीमा की GIC थी। ठीक है ना? 2000 में क्या हुआ कि बाजार को लिबरलाइज कर दिया गया, यानी कि प्राइवेटाइज कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट कंपनियां भी जो है इंश्योरेंस के फील्ड में आ गई, है ना, 2000 में हुआ ये। और पर जो सरकारी कंपनी है ना भारत की, पब्लिक सेक्टर की कंपनी जो है, वो सिर्फ और सिर्फ LIC ही है। बाकी जितनी भी इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, वो सारी की सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। ठीक है, सिर्फ LIC है जो कि भारत की एकमात्र पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। तो इस प्रकार ये तीनों ही कथन जो है वो सत्य हैं। तो आपका विकल्प नंबर डी जो है ये सच हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सच है? अब देखो, यहाँ पे फिर से तीन आपसे बातें पूछ ली गई हैं और चुनना है कि कौन सी बात सही है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो ये तो बात सच है, अभी हम पीछे क्वेश्चन में करके आए हैं। भारत की एकमात्र री इंश्योरेंस कंपनी GIC री है,
तो ये भी बात बिल्कुल सही है। देखो, री इंश्योरेंस कंपनी का मतलब क्या होता है, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, बीमा कंपनियां, वो भी अपना बीमा जो है एक बड़ी कंपनी से करवाती हैं, और उस कंपनी को री इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं, है ना। और भारत की जो एकमात्र री इंश्योरेंस कंपनी है उसका नाम है GIC, और साथ में लिखा होगा RE। ठीक है। अच्छा, तीसरा कथन जो है वो क्या है, IRDAI भारत में बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। तो देखो भाई, IRDAI जो है ये भारत में बैंकिंग इंडस्ट्री को नहीं रेगुलेट करता, ये किसको, ये बीमा उद्योग को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर आपका जो कथन नंबर 1 है और 2 है ये सच है, पर जो कथन नंबर तीसरा है ना ये सच नहीं है। तो इसलिए विकल्प नंबर A जो है ना ये आपका सही उत्तर होगा। सही चुने। अब इनमें ना देखो 3 ऑप्शंस दी हैं, 3 कथन दिए हैं, इनमें से आपको सही वाला कथन चुनना है। बीमा का पहला रूप जीवन बीमा था। LIC ऑफ इंडिया पहला राष्ट्रीयकृत जीवन बीमा करता है। वर्ष 2000 में इससे पहले बीमा क्षेत्र में केवल 2 खिलाड़ी थे, LIC और GIC। देखो भाई, जो यहाँ पर पहला कथन दिया गया है ना कि बीमा का पहला रूप जीवन बीमा था, तो ये कथन तो है गलत, क्योंकि बीमा का जो पहला रूप था ना वो था समुद्री बीमा। मतलब जीवन बीमा की शुरुआत नहीं हुई थी स्टार्टिंग में, शुरू में जब बीमा शुरू हुआ कितने साल पहले, मतलब सैकड़ों साल पहले, तो सबसे पहले समुद्री बीमा हुआ करता था। मतलब जब समुद्री बीमा का मतलब क्या है कि जब ना व्यापार करने के लिए लोग जाया करते थे एक देश से दूसरे देश, तो समुद्र के रास्ते से जाते थे, है ना। तो क्या है कि समुद्र के रास्ते में कई मुसीबतें आ जाती थी, तूफान आ जाता था, समुद्री लुटेरे आ जाते थे। तो उस समय समुद्री बीमा जो है वो शुरू किया गया, और उसके बाद अलग अलग तरह के बीमा हुए। तो बीमा का पहला रूप जीवन बीमा नहीं होता है। कौन सा था, समुद्री बीमा। ठीक है, तो पहला कथन तो हो गया गलत। दूसरा बिल्कुल सही है, अभी हमने किया कि ये पहला राष्ट्रीयकृत जीवन बीमा है। LIC जो है ये पहली, भारत की पहली राष्ट्रीयकृत जीवन बीमा कंपनी है। और 2000 से पहले बीमा क्षेत्र में सिर्फ 2 ही कंपनियां थी, है ना। कौन कौन सी, LIC थी और GIC थी। तो अब यहाँ पे जो 2 नंबर कथन है और 3 नंबर कथन है, सिर्फ यही सही है, पहला गलत है। तो अब चुनो कौन सा जो विकल्प है आपका सही होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन B जो विकल्प है, मतलब जो B विकल्प है ना, ये आपका सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। भारत में बीमा व्यवसाय को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए पहले कानून या फिर एक्ट का नाम बताएं। तो आपको भारत में जो बीमा व्यवसाय को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए जो सबसे पहला कानून या फिर एक्ट बना था ना, उसका नाम था द इंश्योरेंस एक्ट 1938। ठीक है, क्या है इस एक्ट का नाम, याद रखना है ये, द इंश्योरेंस एक्ट 1938। ठीक है जी। तो आपका विकल्प जो बी है ये सही उत्तर है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025 का आधिकारिक नाम क्या है। अब देखिए कि अगर आप थोड़ा बहुत समाचार सुनते रहते हैं तो आपने 2025 में सुना होगा कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जो है वो सरकार लेकर आई है ना। अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि बीमा में थोड़ा बहुत नई चीजें जो हैं वो की गई हैं, और एक नया बिल आया है 2025 में। अब उसका आधिकारिक नाम क्या है, ठीक है। तो उसका आधिकारिक नाम यहाँ पे आप जो है अलग अलग विकल्प है इनको पढ़ सकते हैं। देखो, पहला क्या है, भारत बीमा योजना बिल। उसके बाद है इंश्योरेंस मॉडर्नाइजेशन एक्ट। और फिर है सबका बीमा सबकी रक्षा, इंश्योरेंस कानूनों में संशोधन बिल। और आखिरी है फाइनेंशियल सर्विसेज लिबरलाइजेशन बिल। तो देखिए, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025 का आधिकारिक नाम जो है ना वो विकल्प नंबर C है, यानी कि सबका बीमा सबकी रक्षा बिल। तो विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर है। इस बिल के जरिए यूनियन कैबिनेट ने इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI की नई लिमिट कितनी मंजूर की है।
देखो क्या है कि ये जो नया बिल आया है 2025 में, इसमें क्या है, सरकार ने कहा कि जो एफडीआई है, एफडीआई का मतलब क्या होता है कि ना बाहर की कंपनियां, फॉरेन की कंपनियां भी हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंश्योरेंस के सेक्टर में। ठीक है ना। तो पहले इसकी लिमिट बड़ी कम थी, पर अब सरकार ने इसकी लिमिट की जो मंजूरी है ना वो 100% तक कर दी है। यानी कि बाहर की कंपनियां आके हमारे देश में पैसा लगाएंगी, जिससे कि हमारा देश भी तरक्की करेगा और इंश्योरेंस सेक्टर भी और ज्यादा तरक्की करेगा। तो ये जो लिमिट है, अब ये कितनी मंजूर हो चुकी है? 100%। तो विकल्प नंबर डी जो है ये आपका सही उत्तर है। इस बिल का एक मुख्य मकसद भारत के इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को इन विजन के साथ जोड़ता है। देखो भाई, इस बिल का जो मुख्य मकसद है ना, मतलब भारत सरकार का जो ये बिल लेके आने का मेन मकसद क्या है, वो ये है कि 2047 तक ना हर एक व्यक्ति के पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। देखो क्या है कि इंश्योरेंस ना एक बहुत जरूरी चीज है हमारे जीवन में। जो जीवन बीमा है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पर लोग कई बार क्या है, इस चीज को समझते ही नहीं है। उसके पीछे कई कारण हो जाते हैं, है ना। कई बार लोगों को धोखा भी हो जाता है, या फिर कई लोग मिसलीड भी उन लोगों को कर देते हैं। पर हर एक व्यक्ति के पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो भारत सरकार ये चाहती है कि 2047 तक जब हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित देश हो जाए, तब तक हर एक व्यक्ति के पास जो है क्या होनी चाहिए, इंश्योरेंस या फिर बीमा होना चाहिए है। तो इस मकसद के साथ ये बिल जो है ये लाया गया है। तो विकल्प जो बी है ये आपका सही उत्तर है। अच्छा, अब जो है हम बात करेंगे, क्योंकि देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, जीवन बीमा की, है ना। तो देखो जीवन बीमा जो है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें ना दो लोग होते हैं। एक तो होती है कौन, बीमा कंपनी। ठीक है। बीमा कंपनी कौन होती है? जो बीमा करती है या बीमा बेचती है। ठीक है ना। और एक होता है बीमित व्यक्ति। ये कौन है? जो कि अपना बीमा करवाता है या फिर बीमा कंपनी से खरीदता है। ठीक है ना। दो हो गए, कौन हो गया? एक तो होगी बीमा कंपनी या फिर इसको बीमा कर्ता भी कहते हैं। और एक हो गया कौन, बीमित व्यक्ति, जिसने अपना बीमा करवाया है ना। अब ये जो बीमा है ना ये ऐसे ही नहीं होता। ये क्या है, ये एक कानूनी अनुबंध होता है, यानी कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनता है बीमा कंपनी और बीमित व्यक्ति के बीच में। ठीक है ना। अब क्या होता है, ये एक अनुबंध कह लो या फिर इंग्लिश में इसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी कह देते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, बीमा कंपनी जो है जब बीमा बेचती है ना, तो वो कहती है कि आप इस बीमा के मुझे इतना जो है प्रीमियम दो। ठीक है। बदले में अगर आपको कुछ हो जाता है तो मैं आपके परिवार को इतना पैसा दे दूंगा। ठीक है ना। और अगर आपको कुछ नहीं होता है, आप ठीक ठाक रहते हो और आपका बीमा कंप्लीट हो जाता है, तब भी मैं आपको इतना पैसा जो है वो मेच्योरिटी पर दे दूंगा। यानी कि बीमा में दो प्रकार के लाभ मिलते हैं। एक तो है मृत्यु लाभ। मृत्यु लाभ कब मिलेगा? अगर बीमा की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक है। और दूसरा है परिपक्वता लाभ। वो कब मिलता है? अगर बीमित व्यक्ति को कुछ नहीं होता है, बीमा की अवधि कंप्लीट हो गई है, और तो उसे परिपक्वता या फिर मेच्योरिटी लाभ जो है वो मिलता है। तो ये दो प्रकार के लाभ होते हैं एक बीमा अनुबंध में। और ये अनुबंध किस किस के बीच में होता है? बीमा कंपनी या फिर बीमा कर्ता भी कह सकते हो, और बीमित व्यक्ति के बीच में होता है। चलिए, अब इसको आप और इस पिक्चर से और अच्छी तरह से समझ सकते हो। अब ये पिक्चर या फिर ये चित्र क्या कह रहा है? अब ये तो है, जो ये व्यक्ति आप देख रहे हैं ना, ये बीमित व्यक्ति है। अब ये क्या करता है, बीमा कंपनी को इंश्योरेंस जो इसने खरीदा है, बीमा खरीदा है, उसके लिए प्रीमियम पे करता है, प्रीमियम देता है, प्रीमियम भरता है। और इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी इसको क्या दे देती है? बीमा दे देती है, इंश्योरेंस कवर दे देती है। जो कि अभी हमने बात की कि अगर आपको अवधि के दौरान कुछ हो गया तो आपके परिवार को इतना पैसा मिल जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो आपको परिपक्वता का लाभ मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर ये बीमा अनुबंध चलता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो आपको बात बताई गई है, मतलब थोड़ी सी हम और बातें करेंगे
जिसमें कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये बीमा जो है काम करता है, और आपके कई प्रश्न जो है वो इस मतलब अगर इस पिक्चर को या इस चित्र को आपने समझ लिया तो कई सारे प्रश्न आपके आराम से आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जो बीमा है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जोखिम का हस्तांतरण होता है। देखो जोखिम को आप सिंपल शब्दों में अगर समझना है ना तो खतरा समझ लो। अब हर एक व्यक्ति या इवन हम भी हैं तो हमारे जीवन पर हमेशा खतरा बना रहता है ना। हम रोड पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, घर में भी हैं। अगर गिर जाए, मान लो बाथरूम में कोई फिसल गया, सिर उसका लग गया कहीं नलके से, तो मर गया बंदा। ठीक है ना। अब सड़क पे हम जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी ने टक्कर मार दी तो गए हम। ठीक है ना। तो अब क्या है कि हमारे लाइफ पे, हमारे जीवन पे हमेशा एक प्रकार का खतरा बना रहता है ना। तो जब हम बीमा करवा लेते हैं तो हमारे जीवन पर जो जोखिम है या फिर जो खतरा है उसका हम हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर कर देते हैं। किसको? कंपनी को। ठीक है ना, क्योंकि कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि भाई आपने बीमा खरीदा है, आप प्रीमियम दे रहे हो, तो अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपके परिवार को इतना पैसा दे दूंगी। तो इस प्रकार से बीमा जो है उसको जोखिम हस्तांतरण भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। चलो, अब दूसरी बात जो है वो क्या है, इसको कहते हैं रिस्क पूलिंग के द्वारा रिस्क को ट्रांसफर करना। अब देखो क्या है, रिस्क पूलिंग का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब क्या है? खतरा, है ना। और रिस्क ट्रांसफर का मतलब क्या है कि अपने खतरे का हस्तांतरण हस्तांतरण कर देना, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये जोखिम हस्तांतरण जिसको हम कहते हैं, है ना। अब देखो कि आप ना ये जो फोटो देख रहे हैं ना, ये जो चित्र देख रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार हमारा जो रिस्क है वो ट्रांसफर होता है या फिर जोखिम जो है वो हस्तांतरण होता है। देखो ये एक व्यक्ति है। ठीक है। अब इसकी लाइफ पर जो रिस्क था, खतरा था, इसने क्या किया? बीमा खरीद लिया कंपनी से, और अपने जो जीवन पे खतरा था, जोखिम था, उसका हस्तांतरण किसको दे दिया? कंपनी को। कि भाई लो, मैंने बीमा खरीद लिया है, मैं प्रीमियम भर रहा हूं, अब अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को आप देख लेना। ठीक है ना। तो अब देखो कि ये व्यक्ति था। अब इसके साथ ऐसे और भी बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं, इन्होंने भी अपना जो जोखिम है वो कंपनी को दे दिया है ना। अब क्या है कि इनमें से अगर मान लो कि इस व्यक्ति के साथ कुछ हो गया, तो कंपनी क्या है, देखो कंपनी के पास तो इतना सारा रिस्क इकट्ठा हुआ है। अब रिस्क कैसे इकट्ठा हुआ है? जो प्रीमियम भर रहे हैं सारे लोग, वो पैसा इधर इकट्ठा हो गया है ना। आप देखो कि सभी लोग मर तो नहीं जाएंगे। बताइए, हमने कितने लोग हम आसपास देख रहे हैं, अपने सभी कितने सालों से ठीक ठाक चल रहे हैं, और भगवान की दया से सारे ठीक ठाक ही रहे। अब मान लो कि दुर्भाग्यवश इस व्यक्ति के साथ कुछ हो गया, तो जो यहाँ पर पैसा इकट्ठा हुआ है प्रीमियम के रूप में, कंपनी क्या करेगी? वो इसको दे देगी, इसके परिवार को यानी कि दे देगी। तो इस प्रकार रिस्क पूलिंग हुई। ये जो ये बना है ना, गोला सा बना है, इसको पूल कहेंगे। पूल मतलब तालाब कह लो आप समझने के लिए, वैसे तो नहीं मैं कहूंगी तालाब इसे। मतलब पैसा इकट्ठा हो गया है यहाँ पे प्रीमियम के रूप में। ठीक है। अब प्रीमियम जो के रूप में इकट्ठा हुआ है, अब कंपनी क्या है, जिसके पर मुसीबत आएगी तो ये जो मतलब उसके परिवार को पैसा फिर दे दिया जाएगा। अब इसी चीज को आप यहाँ जो नीचे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इससे और अच्छे से समझ सकते हो। देखो अब यहाँ पर लिखा है कि कुछ लोगों के नुकसान को बहुत से लोग मिलकर बांटते हैं, है ना। अब देखो कि डेथ तो हुई है, इस व्यक्ति की मृत्यु तो इस व्यक्ति की हुई, पर प्रीमियम तो ये सारे लोग भर रहे हैं, है ना, भर रहे हैं ना। तो अब मुसीबत इसके परिवार पे आई, पर जो नुकसान है वो सारे लोग जो है वो मिलकर बांट रहे हैं, जबकि इन लोगों को पता भी नहीं है कि हम इस व्यक्ति की मदद ही कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो इंश्योरेंस में या बीमा में क्या होता है कि नुकसान तो होता है कुछ लोगों का, पर बहुत सारे लोग मिलके उसको बांट लेते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे आपको प्रश्नों के रूप में पूछे जाएंगे। इंश्योरेंस इसमें मदद करता है। अब देखिए नीचे यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, और चुनना है कि इंश्योरेंस इनमें से किस में मदद करता है। तो पहला विकल्प है खराब स्थितियों को होने से रोकना, वित्तीय मुसीबतों को कम करना, खराब स्थितियों के सभी मुसीबतों को खत्म करना, और असेट्स को लगातार प्रोडक्टिव बनाना।
देखिए, जो इंश्योरेंस है या फिर बीमा है ना, ये खराब स्थितियों को होने से रोकता नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा। ना ही खराब स्थितियों से जो मुसीबतें आएंगी उन्हें खत्म करेगा, ना ही आपके जो असेट्स हैं, मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है उससे आपको ज्यादा बेनिफिट हो, ऐसा कुछ नहीं करेगा। पर अगर मुसीबत आ गई तो आपको थोड़ा बहुत धन की का लाभ हो जाएगा, यानी कि जो वित्तीय मुसीबतें आप पर आई हैं उनको कम करने में ये मदद करता है। ठीक है जी। तो इसलिए जो यहाँ पर विकल्प बी है ये आपका सही उत्तर है। इंश्योरेंस इस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, इंश्योरेंस का सिद्धांत जो है ना वो क्या है, अब यहाँ पर जो है आपको चार ऑप्शंस दी गई हैं, चार विकल्प दिए गए हैं, सही चुनना है। नुकसान को बांटना, संभावना, जोखिम का ट्रांसफर, या जिसे हम जोखिम का हस्तांतरण भी कहते हैं। तो देखिए, जो इंश्योरेंस है या बीमा है ना वो इन तीनों ही सिद्धांतों पर काम करता है। नुकसान को बांटना, जैसे हमने पीछे चित्र में समझा था कि नुकसान तो एक व्यक्ति का होता है या कुछ व्यक्तियों का होता है, पर उसको सभी लोग बांट लेते हैं, है ना। संभावना, संभावना क्या है कि हमेशा जो नुकसान की संभावना बनी रहती है। और जब हम बीमा करवाते हैं तो हम अपना जोखिम जो है वो ट्रांसफर या फिर हस्तांतरण कर देते हैं उसका, किसको, बीमा कंपनी को। तो इस प्रकार जो इंश्योरेंस है या बीमा है ना वो इन सभी सिद्धांतों पर काम करती है। तो इसलिए विकल्प जो डी है ये सही उत्तर आएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। उस कथन को पहचाने जो सही है। अब यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं लाल रंग में। अब इनमें से सही कथन आपको चुनना होगा, उसके लिए इनको पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से समझना पड़ेगा। रिस्क पूलिंग के जरिए रिस्क ट्रांसफर करना इंश्योरेंस है। तो ये बात तो सही है, हमने अभी पीछे बात की थी कि रिस्क पूलिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं, और इसी को इंश्योरेंस भी कहते हैं। कुछ लोगों के नुकसान को बहुत से लोगों द्वारा शेयर करना इंश्योरेंस है। तो ये बात भी सही है, नुकसान होता है कुछ लोगों का, पर वो शेयर जो है वो ज्यादा लोगों के बीच में हो जाता है और उसे इंश्योरेंस कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस अश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये जो लाइफ इंश्योरेंस होती है ना, यानी कि जीवन बीमा, ये अश्योरेंस या फिर भरोसे का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें क्या है कि बीमा कंपनी हमसे ये वादा करती है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को पैसा दिया जाएगा, और अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको पैसा मिलेगा जब बीमा आपका पूरा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार जो लाइफ इंश्योरेंस है या जीवन बीमा है ये भरोसे यानी कि अश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही जो कथन है ना ये सही है। तो इसलिए जो विकल्प नंबर डी है ये आपका सही उत्तर आएगा, जिसमें कहा गया है एक दो तीन तीनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम का दूसरे दर्जे का बोझ है। आपको बताना है कि नीचे जो है आपको चार विकल्प दिए गए हैं, और जोखिम का जो दूसरे दर्जे का बोझ है वो कौन सा होगा। देखो, पहले दर्जे का तो हो जाता है जैसे किसी की मृत्यु हो जाना या फिर एक्सीडेंट हो जाना, एक्सीडेंट से अपंगता हो जाना, है ना, ये सारे जो है वो पहले दर्जे के बोझ हैं। हमें यहाँ पे बताना है दूसरे दर्जे का बोझ कौन सा होगा। बिजनेस में रुकावट की लागत, खराब हुए सामान की लागत, भविष्य में होने वाले संभावित नुकसान को पूरा करने के लिए रिजर्व अलग रखना, और दिल के दौरे के कारण हॉस्पिटल का खर्च। तो देखिए, यहाँ पर जो दूसरे दर्जे का बोझ है ना वो क्या है। अब देखो, भविष्य में हमें पता नहीं है कि क्या होना है, पर उसके लिए अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रख रहे हैं ना तो ये जो है ना ये दूसरे दर्जे का बोझ आ जाता है जोखिम का। ठीक है ना। तो जो विकल्प सी है जिसमें कहा गया है कि भविष्य में होने वाले संभावित नुकसान को पूरा करने के लिए रिजर्व अलग रखना, ये जोखिम का दूसरे दर्जे का बोझ है। तो आपका जो तीसरा विकल्प है या सी विकल्प है ये सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बीमा की जरूरत होती है। देखिए, अब यहाँ पे आपको जो चार विकल्प दिए गए हैं और चुनना है कि कौन सा ऐसा आपको लग रहा है विकल्प जिसमें कि बीमा की जरूरत बहुत ज्यादा आपको लग रही है। परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति समय से पहले मर सकता है, कोई व्यक्ति अपना बटुआ खो सकता है, स्टॉक की कीमतें, स्टॉक यानी कि शेयर मार्केट की कीमतें बहुत ज्यादा गिर सकती हैं, प्राकृतिक टूट फूट के कारण घर की कीमत कम हो सकती है। देखो, अब अगर किसी का बटुआ खो जाए तो चलो कोई बात नहीं, स्टॉक या शेयर मार्केट
जो है नीचे आ रही है तो उससे भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर घर पुराना हो गया, उसकी कीमत कम हो गई है तो कोई बात नहीं। पर अगर परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति मर जाए तो ऐसी स्थिति में बीमा होने की जो आवश्यकता है वो बहुत 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 ज्यादा है ना? तो इसलिए विकल्प जो ए है ये सही उत्तर है। जोखिम होने की संभावना को कम करने के उपायों को डैश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि जोखिम होने की संभावना को कम करने के उपाय को आप क्या कहोगे, ठीक है? तो पहला है जोखिम प्रतिधारण, नुकसान की रोकथाम, जोखिम हस्तांतरण और जोखिम से आनाकानी। तो देखिए जोखिम होने की संभावना को कम करने के उपायों को ना आप क्या कहते हो? नुकसान की रोकथाम के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए विकल्प बी जो है ये सही उत्तर है। जोखिम प्रबंधन में जोखिम हस्तांतरण क्या है? देखिए जोखिम यानी कि रिस्क का जब प्रबंधन होगा, मतलब उसको मैनेज किया जाएगा, तो उसमें जोखिम हस्तांतरण या फिर रिस्क ट्रांसफर क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं कि जोखिम और उसके नतीजों को स्वीकार करना, नुकसान की संभावना या गंभीरता को कम करना, जोखिम को किसी दूसरी पार्टी पर शिफ्ट करना या फिर जोखिम भरी गतिविधि में शामिल ना होकर रिस्क को खत्म करना। देखो भाई जोखिम प्रबंधन करनी है हमने और जोखिम को हस्तांतरित करना है। हस्तांतरित करना मतलब ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे विकल्प जो तीसरा है ना, ये क्या कह रहा है देखो कि जो अपनी लाइफ पर अपने जो जीवन पर जोखिम है उसको दूसरी पार्टी को शिफ्ट कर देना। दूसरी पार्टी यहाँ पर कौन है? बीमा करता है या बीमा कंपनी है ना? तो इसलिए विकल्प सी जो है ये आपका सही उत्तर आएगा। मिस्टर सुरेश ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है ताकि उनकी अचानक मौत होने पर उनके परिवार के सदस्यों को किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक को पहचानें। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस खरीदना या फिर जीवन बीमा पॉलिसी खरीदना, इसका मतलब क्या हुआ? अपने जो जोखिम था अपने जीवन पर उसके, उसको उसने ट्रांसफर कर दिया, है ना? तो वो ट्रांसफर कैसे होता है? जैसे अब जब हम बीमा पॉलिसी खरीदते हैं बीमा कंपनी से, तो एक प्रकार से हम अपने जीवन पर जो जोखिम है वो कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं या जोखिम हस्तांतरित कर देते हैं, है ना? तो यहाँ पर भी जो विकल्प नंबर सी है ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क ट्रांसफर करने से यह मुमकिन हो जाता है। देखो आपने क्या किया, बीमा खरीद लिया और बीमा खरीदने पर अपनी जीवन पर जो खतरा था, जोखिम था, उसको आपने क्या कर दिया? कंपनी को दे दिया, कंपनी पर ट्रांसफर कर दिया या कंपनी को हस्तांतरित कर दिया। तो इससे क्या मुमकिन होगा? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। अपने असेट्स को लेकर लापरवाह हो जाना। देखो भाई असेट्स का मतलब है जो भी आपकी प्रॉपर्टी है ना? तो अपने प्रॉपर्टी को लेकर लापरवाह हो जाना, नुकसान होने पर इंश्योरेंस से पैसा कमाना, अपने असेट्स के सामने आने वाले संभावित रिस्क को नजरअंदाज कर देना और मन की शांति पाना और अपने बिजनेस को अच्छे ढंग से प्लान करना। देखो भाई जब हम ना बीमा करवाते हैं तो उसका मेन जो मकसद है वो यही होता है कि भाई हम फिर हमारी टेंशन खत्म हो जाती है ना। फिर हमें है कि अगर चलो हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार को बीमा कंपनी जो है पैसा दे देगी ताकि उनका जीवन आराम से कट जाएगा, है ना? यानी कि मन की शांति पाना और अपने बिजनेस को अच्छी तरह से प्लान करना, है ना? मतलब ये थोड़े ना हुआ कि भाई हमने बीमा करवा लिया है तो हम अपने अपने प्रति या फिर अपने प्रॉपर्टी के प्रति लापरवाह हो जाएं कि भाई ले अब तो हमने बीमा करवा लिया, अब तो जैसे मर्जी फुल स्पीड में गाड़ी चलाऊंगा मैं, है ना? तो ये सब तो मूर्खता वाली बातें हुई ना। तो बीमा करवाने का मेन जो मकसद है या मेन जो उद्देश्य है वो ये होता है कि मन की शांति बनी रहती है और फिर हम अपना जो भी काम है हमारा, नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो आराम से अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, है ना? तो विकल्प डी जो है ये हमारा सही उत्तर है। इनमें से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही होगा। आधुनिक बीमा व्यवसाय की शुरुआत लंदन के लॉयड्स कॉफी हाउस से हुई। तो ये तो बिल्कुल सही है, हमने शुरू में ही पढ़ा था। प्रोफेसर हबनर ने एचएलवी का कॉन्सेप्ट तैयार किया। तो देखो भाई दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं।
अब यहाँ पर ये जो प्रोफेसर हबनर, कोई ये फॉरेन का प्रोफेसर था, हबनर कहते हैं इसको। यहाँ पर हिंदी में पर जब लिखते हैं ना तो इस तरह से होबनर करके लिख देते हैं, पर जनरली इसको प्रोफेसर हबनर कह देते हैं, ठीक है। अब इसने ना एक कंसेप्ट तैयार किया था जिसको कि इंग्लिश में तो HLV बोल देते हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, है ना। पर हिंदी में ह्यूमन लाइफ वैल्यू का मतलब क्या, ह्यूमन का मतलब क्या हुआ, मानव, लाइफ मतलब जीवन, और वैल्यू मतलब मूल्य, यानी कि मानव जीवन मूल्य। मानव जीवन मूल्य का जो कॉन्सेप्ट है, तरीका है, ये प्रोफेसर हबनर ने तैयार किया था, है ना। इससे ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति को कितने बीमा की आवश्यकता होगी, क्योंकि देखो क्या है कि हर एक व्यक्ति की कमाई अलग अलग होती है। अब कमाई अलग अलग होगी तो खर्चे भी अलग अलग होंगे, है ना। तो अब जितनी उसकी कमाई है, जो उसके खर्चे हैं, उन्हीं के हिसाब से ये तैयार किया जाता है, ये अनुमान लगाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कितने बीमा की आवश्यकता है। भाई 10 लाख की आवश्यकता है, या फिर 1 करोड़ की, या फिर 10 करोड़ की, है ना। तो वो उसकी कमाई और उसके खर्चों के हिसाब से ही ये जो है अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैंने बताई है कि बीमा का पहला रूप, वैसे तो इसका प्रश्न भी हमने पढ़ा था कि बीमा का जो पहला रूप था वो कौन सा था, समुद्री बीमा था, ठीक है ना। ये याद रखनी है दोनों बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है, अब आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही होगा। बीमा परिसंपत्ति की सुरक्षा करता है, बीमा उसके नुकसान को रोकता है, बीमा नुकसान की संभावना को कम करता है, और बीमा तब भुगतान करता है जब परिसंपत्ति का नुकसान होता है। देखो अब यहाँ पे जो सही कथन है वो क्या होगा। देखो सबसे पहला कथन कह रहा है कि बीमा परिसंपत्ति की सुरक्षा करता है। बीमा जो है वो सुरक्षा किसी की नहीं करता, है ना। ना ही वो नुकसान को रोकता है, ना ही वो नुकसान की संभावना को कम करता है। बीमा बस ये है कि जब परिसंपत्ति की नुकसान हो जाए तो जो नुकसान है उसका वो भुगतान करता है। तो इसलिए विकल्प डी जो है ये आपका सही उत्तर है। अच्छा, अब आ गया है एक छोटा सा प्रश्न जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल फॉर्म में है। ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल होते हैं ये, है ना। पहले समझना है इसे। 500 घर, ठीक है, एक मोहल्ला है, वहां पे 500 घर हैं, और हर घर की कीमत जो है वो कितनी है, 20,000, ठीक है। हर साल औसतन 5 घर जल जाते हैं, ठीक है जी। तो हर साल 5 घर जो है वो जल जाते हैं, जिससे कुल नुकसान कितना हो गया, 1 लाख हो गया ना। क्योंकि एक घर की कीमत 20,000 है और 5 घरों का नुकसान हुआ तो कितना हो गया, 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, तो 1 लाख का नुकसान होता है उस मोहल्ले में। इस नुकसान की भरपाई के लिए हर घर के मालिक को सालाना कितना योगदान देना होगा। तो देखो भाई, घर कितने हैं टोटल इस मोहल्ले में, 500, ठीक है। और हर साल जो नुकसान हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 लाख का, है ना। तो अब इन 500 घरों पे आपने इस 1 लाख को क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है, ठीक है ना। तो देखो इसका जो सही उत्तर है वो क्या आ जाएगा, हर मालिक को हर साल कितना पैसा जो है वो योगदान के रूप में, इंश्योरेंस के रूप में देना होगा, 200 रुपए। अब इसको ध्यान से समझिए, जो पूरा नुकसान है वो कितना है, 1 साल में हो रहा है 1 लाख, ठीक है। घर कितने हैं इस मोहल्ले में, 500। तो अब इन इस 1 लाख के नुकसान को 500 लोगों में विभाजित कर दीजिए, है ना। तो 500 लोगों में जब विभाजित किया तो 200 रुपए जो है वो इसका सही उत्तर आ गया। तो इस तरह से अगर कोई इस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जहां पर भाग नहीं करना होगा वो क्या करना होगा, गुणा करना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। उसको ध्यान से पढ़ लेना है, समझ लेना है, आपको पता चल जाएगा। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही होगा। इंश्योरेंस कुछ लोगों के नुकसान को कई लोगों द्वारा बांटने का एक तरीका है। इंश्योरेंस एक व्यक्ति के रिस्क को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करने का एक तरीका है। इंश्योरेंस कई लोगों के नुकसान को कुछ लोगों में बांटने का तरीका है। और आखिरी विकल्प में कहा गया है कि इंश्योरेंस कुछ लोगों के फायदे को कई लोगों में ट्रांसफर करने का तरीका है। तो देखिए, जैसे हमने बात की
कि जो इंश्योरेंस है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि नुकसान तो होता है कुछ लोगों का, पर वो ज्यादा लोगों में बांट दिया जाता है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट ही इस तरह से है ना। तो आपने याद रखना है कि इंश्योरेंस जो है ये कुछ लोगों का नुकसान है जो कि कई लोगों में बांटा जाता है, बांटने का एक तरीका है। तो यही कथन सही है, विकल्प ए जो है ये आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, एक इंसान होता है। अब देखिए यहाँ पर ना 4 विकल्प दिए गए हैं, और इनमें बताना है कि एक इंसान क्या होगा। मतलब अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या आता है कि एक इंसान क्या कह सकते हैं आप उसे। तो देखिए पहले विकल्प में कहा गया है कि एक आर्थिक परिसंपत्ति है, एक आर्थिक आय संपत्ति होता है एक इंसान, एक नश्वर संपत्ति है, और जो आखिरी विकल्प है वो कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो देखिए जो एक इंसान है ना वो एक आर्थिक परिसंपत्ति भी होता है, क्योंकि देखिए वो क्या है कि एक कमाने वाला इंसान है जो है ना, तो आर्थिक परिसंपत्ति कहेंगे उसे। आर्थिक आय संपत्ति भी कहेंगे, और एक नश्वर संपत्ति भी है। नश्वर का मतलब क्या है, नाशवान है वो, मतलब ये नहीं है कि हमेशा जीवित रहेगा। नश्वर संपत्ति भी है, तो इसलिए जो तीनों ही विकल्प है ना ये सही है, इसलिए जो आपका लास्ट विकल्प है, आखिरी विकल्प है, वही इसका सही उत्तर होगा। अब इसके साथ ही साथ आपने कुछ और पॉइंट्स याद रखने हैं। देखो इंसान की जो संपत्ति है ना वो तब खत्म हो जाती है, मतलब एक इंसान को आप संपत्ति के रूप में देखते हैं तो वो कब कब खत्म हो जाता है, जब वो मर जाता है ना, या फिर काम करने में वो असमर्थ हो जाता है, या फिर काम से वो रिटायर हो जाता है। तब हम कहेंगे कि जो इंसान संपत्ति के रूप में है वो खत्म हो गया है, ठीक है। और एक इंसान की कीमत जो है ना वो कैसे नापी जाती है, वो उसकी कमाई, मतलब जितना वो कमाता है उसके हिसाब से वो नापी जाती है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि इन मामलों में लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा जो बचत है वो दूसरे तरीकों से कैसे बेहतर होगी। तो पहले जो है पहला विकल्प है बेचने की योग्यता, चल निधि और बदले जाने की योग्यता। देखो ये तीनों ही अगर योग्यताएं हम कंसीडर करें तो ये तीनों ही जीवन बीमा बचत में आ जाती हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी जो है इसका उत्तर आएगा, और जो विकल्प डी है। ठीक है जी, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ पर दो मेनली कथन दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही होगा। ठीक है जी, तो देखिए पहला कथन है ज्यादा जीना एक वरदान है, रिस्क नहीं। और दूसरा कथन कह रहा है ज्यादा जीना रिस्क है। और अगले कथन में कहा गया है कि ये दोनों ही जो ऊपर वाले कथन है ये सही हैं, और आखिरी में कहा गया है कि दोनों ही गलत हैं। तो देखिए इनमें से ना जो आपका बी कथन है, दूसरा कथन है ज्यादा जीना रिस्क है, ये कथन सही है। अब आप कहेंगे कि जो पहला कथन था ज्यादा जीना एक वरदान है रिस्क नहीं, ये क्यों सही नहीं है। भाई बड़े बुजुर्ग तो हमें यही आशीर्वाद देते हैं कि खूब लंबा जीवन जियो। बहुत अच्छी बात है, लंबा जीवन जीना चाहिए, पर अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लंबा जीवन बिल्कुल जिए, पर स्वस्थ रहें, और साथ ही साथ व्यक्ति के पास अपने पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि वो औरों पर बोझ ना बने, है ना। तो इसलिए अगर हम इंश्योरेंस की भाषा में समझें, या फिर अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ज्यादा जीना जो है ना वो एक रिस्क होगा। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है कि अपने पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि जब हम कमाने लायक ना भी रहें तो हम औरों पर बोझ ना बने, है ना। तो यहाँ पर जो कथन सही है वो है आपका बी। नीचे दिए गए में से किसे जोखिम में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, अब आपको बताना है कि किसे जोखिम में नहीं रखेंगे। बहुत कम उम्र में मरना, ये तो जोखिम है। बहुत जल्दी मर जाना, ये भी जोखिम है। प्राकृतिक टूट फूट, और आखिरी कह रहा है अपंगता के साथ जीना, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर जो जोखिम में नहीं आएगा ना वो है विकल्प नंबर सी, प्राकृतिक टूट फूट। देखो प्राकृतिक टूट फूट का मतलब क्या है कि जैसे उम्र के साथ हम बूढ़े हो जाते हैं, है ना, तो उसे प्राकृतिक टूट फूट कहा जा सकता है, तो उसे जोखिम नहीं माना जाता है, बाकी तीनों को जोखिम माना जाएगा। तो सही जो उत्तर है वो आपका विकल्प सी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक पारंपरिक विधि है जो किसी व्यक्ति की आवश्यक बीमा खोजने में मदद कर सकती है।
देखिए, उस पारंपरिक विधि का नाम क्या है जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि हमारे लिए कितना बीमा जो है वो ज़रूरी होगा, है ना? हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में भी बात की थी, प्रोफेसर हबनर ने बताया था, मानव जीवन मूल्य जिसको कि इंग्लिश में ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहते हैं, है ना? तो ये एक पारंपरिक विधि है जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि हमें कितने बीमे की ज़रूरत होगी, तो इसलिए विकल्प सी जो है ये सही उत्तर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस तथ्य का सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण है कि युवाओं से वृद्धों की तुलना में कम जीवन बीमा प्रीमियम लिया जाता है। देखो भाई, जब हम ना जवान होते हैं, युवा होते हैं, तब अगर हम अपना बीमा करवाते हैं तो हमारा जो प्रीमियम लिया जाएगा ना वो कम लिया जाएगा। पर अगर हम जब बूढ़े होने लगते हैं, ज्यादा उम्र हमारी हो जाती है, तब अगर हम बीमा करवाते हैं ना तो हमसे प्रीमियम ज्यादा लिया जाता है। इसका कारण पता है क्या होता है? जब हम यंग है, जवान है, तब क्या है कि तब हमें देख के कोई ऐसा नहीं कहेगा कि भाई ये बंदा मर जाएगा, है ना? जैसे जैसे हम बूढ़े होएंगे तो हम अपनी मृत्यु के पास जाते रहेंगे। अब जब हम मृत्यु के पास जाते रहेंगे तो हमारा जो है प्रीमियम, अगर कंपनी बीमा हमारा करेगी तो प्रीमियम जो हमारे से लेगी वो ज्यादा लेगी, है ना? क्योंकि जो मृत्यु दर है इसका सीधा संबंध किससे है? आयु से है। तो इसलिए अगर आप युवा हैं तो आपका जीवन बीमा का प्रीमियम कम लगेगा, पर अगर आप वृद्ध हैं तो जीवन बीमा का प्रीमियम जो आप देंगे वो ज्यादा आपको देना पड़ेगा। कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से सही कथन आपको चुनना होगा। तो देखो, इसमें ना जो सही कथन है वो सीधा मैं आपको बताती हूँ और समझाती भी हूँ, वो है कथन नंबर बी। तो क्या है यहाँ पर लिखा है, जीवन बीमा पॉलिसियां आश्वासन अनुबंध हैं, जबकि सामान्य बीमा पॉलिसियां क्षतिपूर्ति अनुबंध है। देखो भाई, जीवन बीमा क्या होता है? जो हम अपनी जीवन का बीमा करवाते हैं। और सामान्य बीमा क्या होता है? जो कि जैसे गाड़ियों का बीमा हो गया या फिर स्वास्थ्य बीमा हो गया, ये सारे जो है ना, ये गैर जीवन बीमा भी इसे बोलते हैं और सामान्य बीमा भी बोलते हैं। तो जो जीवन बीमा होता है ना, वो एक अनुबंध होता है आश्वासन का, क्योंकि इसमें कंपनी हमें ये आश्वासन देती है कि अगर आप पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान ठीक ठाक रहे, तब आपको क्या मिल जाएगा? परिपक्वता लाभ मिलेगा। पर अगर अवधि के दौरान आपकी मृत्यु हो गई तो आपके परिवार को मृत्यु लाभ मिल जाएगा, यानी कि वो आश्वासन देते हैं। जबकि जो सामान्य बीमा बीमा पॉलिसियां होती हैं, जैसे मोटर इंश्योरेंस ही होती है ना, उसमें क्या होता है कि 1 साल का बीमा होता है। वो उसमें क्या है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो हमें उसका लाभ मिल जाता है, पर अगर वो ना हो, एक्सीडेंट ना हो, तो हमें कुछ नहीं मिलता, अगले साल हमें फिर से वो बीमा करवाना पड़ता है। मतलब सामान्य बीमा पॉलिसियां जो है ना वो क्षतिपूर्ति का अनुबंध है, मतलब अगर क्षति हो गई तो कंपनी उसकी पूर्ति कर देगी, है ना? नहीं हुई तो काम खत्म, अगले साल फिर से बीमा करवाना पड़ता है, ठीक है? जबकि जीवन बीमा पॉलिसियां जो है ये आश्वासन का अनुबंध है। जैसे 20 साल का आपने बीमा करवाया तो 20 साल तक कंपनी के साथ आप अनुबंध में रहेंगे। ठीक है जी, समझ गए ये? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको बीमा के सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, ठीक है? अब इनमें सबसे पहला जो सिद्धांत है ये है अत्यंत सद्भावना का सिद्धांत। अच्छा, फिर है जी निकटवर्ती कारण का सिद्धांत, बीमा योग्य हित का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, योगदान का सिद्धांत और शमन का सिद्धांत। तो भाई ये 7 सिद्धांत हैं जिन पर जो है बीमा काम करता है, ठीक है? तो कुछ जो है वो सिर्फ जीवन बीमा के लिए ही होते हैं और कुछ जो है वो गैर जीवन बीमा के लिए होते हैं, ठीक है? तो ये याद रखने हैं आपने, क्योंकि इनसे जो है आपके बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलो अब इनसे रिलेटेड हम प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है? देखो, अभी पिछला क्वेश्चन किया था, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर कौन से बीमा होते हैं? सामान्य बीमा। पर जो जीवन बीमा है वो आश्वासन पर डिपेंड करता है, आश्वासन के अनुबंध पर होता है ना? तो अब अग्नि बीमा है, समुद्री बीमा है, मोटर बीमा है, स्वास्थ्य बीमा है, ये सारे के सारे कौन से हैं? साधारण बीमा होते हैं, है ना? और ये सारे के सारे क्षतिपूर्ति के अनुबंध पर
जो है डिपेंड करते हैं, आधारित होते हैं, पर जीवन बीमा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है, तो इसलिए सही उत्तर आपका विकल्प सी है। जोखिम का मूल्यांकन डैश सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। तो भाई जोखिम यानी कि रिस्क। अब रिस्क का मूल्यांकन यानी कि रिस्क को नापना, है ना, मूल्यांकन करना उसका, तो वो जो है उसका सिद्धांत रहता है संभावना, है ना। संभावना का मतलब क्या होता है कि होने की संभावना। अब देखो क्या है कि जैसे मान लो अगर हम एक्सीडेंट की संभावना देखें, तो आप जिस भी शहर में रहते हैं, है ना, अब कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि प्रशासन ने भी पॉइंट किए होते हैं, मतलब सड़कों पर ही ऐसी जगह होती है जहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होती है ना। समझ रहे हो ना। तो यानी कि वो वाला एरिया को कहेंगे कि ये तो बहुत रिस्क वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। समझ गए ना। तो जो जोखिम का मूल्यांकन है ना, उसको किस चीज से नापा जाता है? संभावना के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प नंबर सी है। डैश बीमा का सिद्धांत बीमा धारक का बीमा योग्य हित बीमाकृत जीवन या फिर संपत्ति के हित में होना चाहिए। तो भाई बीमा का सिद्धांत कौन सा है ऐसा? वो है बीमा योग्य हित। जो बीमा योग्य हित बीमा का सिद्धांत है ना, वो क्या कहता है कि जो बीमा धारक है, मतलब जिसने पॉलिसी ली है ना, उसका बीमा योग्य हित जो है ना, वो बीमाकृत जीवन या फिर संपत्ति के हित में होना चाहिए। इसका यह मतलब होता है कि देखो भाई, कोई अगर पॉलिसी, मतलब कोई व्यक्ति है जिसने ना बीमा करवाया है, मान लो कि उसने ना अपनी गाड़ी का बीमा करवाया। अब गाड़ी का बीमा उसने क्यों करवाया? क्योंकि अगर गाड़ी को कुछ हो गया, तो वो नुकसान जो है उस व्यक्ति, मतलब गाड़ी की एक कीमत है ना, अब उसका नुकसान हो जाएगा ना उस व्यक्ति का, है ना। तो मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का बीमा तभी करवाता है क्योंकि उस चीज की एक कीमत होती है, ठीक है ना। वो कीमत होगी और जिसके नुकसान से उस व्यक्ति को नुकसान होगा। तो इस बीमा को क्या कहते हैं? बीमा योग्य हित सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए विकल्प डी जो है ये आपका सही उत्तर है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात याद रखना है कि जो बीमा योग्य ब्याज है ना, इसका अर्थ क्या होता है? मौद्रिक हित, मतलब मौद्रिक मतलब मुद्रा से रिलेटेड हित, ठीक है। डैश बीमा का सिद्धांत बताता है कि नुकसान का कारण प्रत्यक्ष और बीमित होना चाहिए, तभी मुआवजे का दावा किया जा सकता है। देखो भाई, एक सिद्धांत है जो ये कहता है कि जो नुकसान का कारण है वो क्लियर होना चाहिए कि भाई इस वजह से नुकसान हुआ है, ठीक है। और जिस चीज का नुकसान हुआ है वो बीमित भी होनी चाहिए, मतलब इंश्योरेंस उसकी ली होनी चाहिए, तभी आप मुआवजे के लिए दावा कर सकते हैं, है ना। और ये सिद्धांत कौन सा है? निकट कारण सिद्धांत कहते हैं, निकट कारण बीमा का सिद्धांत इसे कहा जाता है। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। डैश का उद्देश्य लापरवाह व्यक्ति को हुई हानि के लिए उत्तरदायी ठहराना और बीमित व्यक्ति को एक ही हानि के लिए 2 बार भुगतान प्राप्त करने से रोकना है। तो ऐसे सिद्धांत को आप क्या कहते हैं? तो भाई ऐसे सिद्धांत को कहा जाता है प्रत्यास्थापन, या फिर इंग्लिश में इसे सबरोगेशन कहते हैं। ये भी बीमा का ही एक सिद्धांत है। तो आपका विकल्प ए जो है ये आपका सही उत्तर है। डैश सिद्धांत का अर्थ है कि बीमित व्यक्ति अपने नुकसान पर मुनाफा कमाने का हकदार नहीं है ना। अब बीमा का एक ऐसा सिद्धांत है जो ये कहता है कि भाई बीमा इसलिए नहीं बनाया कि आप अपने नुकसान से ही फायदा कमाते रहो। बीमा इसलिए है कि जो आपको नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए, है ना। तो ऐसे सिद्धांत को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है। एक वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित है? देखो भाई, जब हम ना कोई बीमा करवाते हैं, मतलब एक प्रकार से बीमा करवाने का मतलब क्या हुआ कि बीमा हमने कंपनी से खरीद लिया, है ना। अब जब हम कोई चीज खरीदते हैं, तो हमें उसके बदले में पैसा भी भरना पड़ता है ना कुछ देना पड़ता है। अब तो पैसे ही भरते हैं, है ना। तो अब ये जो हम प्रीमियम भरते हैं बीमा अनुबंध में, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं, फल का प्रतिफल, ठीक है। मतलब अगर हम कुछ किसी से कुछ ले रहे हैं तो हमें भी उसको कुछ देना पड़ेगा ना। तो प्रीमियम जो है ना वो किससे रिलेट करता है? प्रतिफल से, ठीक है। तो विकल्प बी जो है ये आपका सही उत्तर है।
डैश में आपराधिक साधनों के माध्यम से दबाव डालना शामिल है। देखो भाई, अ, अब आपराधिक मामले में किसी मतलब आपराधिक साधनों से किसी पर आप क्या कर रहे हैं, दबाव डलवा रहे हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? धोखाधड़ी कहेंगे, अनुचित प्रभाव कहेंगे, भूल कहेंगे, या जबरदस्ती कहेंगे? भाई जब दबाव डलवा रहे हैं तो क्या हुआ? जबरदस्ती हुआ, है ना? तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा जबरदस्ती का एक उदाहरण है? ठीक है, अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनको तसल्ली से पढ़ना है और बताना है कि जबरदस्ती का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा। रमेश अनुबंध की बारीक शर्तों की जानकारी ना होते हुए भी उस पर हस्ताक्षर कर देता है। तो भाई अगर उसको जानकारी नहीं थी और हस्ताक्षर कर दिए, तब तो यहाँ पर रमेश की गलती हुई, जबरदस्ती तो किसी ने नहीं ना की उससे। अगला कह रहा है कि रमेश महेश को धमकी देता है कि यदि उसने अनुबंध साइन नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए, तो वो उसे मार देगा। ठीक है, फिर अगले में कहा गया है कि रमेश महेश से अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने के लिए अपने पेशेवर हैसियत का इस्तेमाल करता है, और रमेश महेश से अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने के लिए उसको गलत जानकारी देता है। अब यहाँ पर जबरदस्ती वाला काम कौन सा लग रहा है आपको? तो कौन सा लग रहा है ये, है ना? विकल्प बी लग रहा है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे रमेश ने ना धमकी दी उसे कि अगर तूने साइन नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए, तो मैं मार दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से उनको सोच समझ के पढ़ना है और फिर उसका सही उत्तर आपने चुनना है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका बीमा राजेश नहीं करवा सकता है? तो भाई आपको याद रखना है कि जो राजेश है ना, वो अपने घर का भी बीमा करवा सकता है, अपने जीवन साथी का भी बीमा करवा सकता है, अपने माता पिता का भी बीमा करवा सकता है, पर वो अपने मित्र का बीमा नहीं करवा सकता। अब आपको याद रखना है कि अगर हम आपसे ना कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें पूछा जाए कि ये व्यक्ति किस किस का बीमा करवा सकता है, तो कोई भी व्यक्ति ना सिर्फ अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने माता-पिता और सास-ससुर के अलावा किसी का बीमा नहीं करवा सकता। कोई चाचा, फूफा, मौसा, किसी का भी नाम आ जाए, ठीक है? कोई मित्र, मतलब किसी का और का बीमा नहीं करवा सकता। बस ये 4 लोग आपने याद रख लेने हैं कि कोई भी व्यक्ति या तो अपने जीवन साथी, मतलब अपना तो करवा ही सकता है, अपन को भी अपना जीवन साथी, बच्चे, माता-पिता और सास-ससुर के अलावा और किसी चीज़ का, मतलब किसी व्यक्ति का बीमा नहीं करवा सकता। चीज़ का तो करवा ही सकता है, अपनी गाड़ी का करवा सकता है, अपने घर का, अपनी दुकान का, किसी का भी करवा सकता है। हम यहाँ पर व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, है ना? तो अपने मित्र का, चाचा, मामा, फूफा, मास्टर, किसी का भी नहीं करवा सकता, ये याद रखना है आपने। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो उत्तर सही है वो विकल्प सी है सही। नीचे दिए गए मामले में मृत्यु का मुख्य कारण पता लगाएं। अब यहाँ पे एक कहानी दी गई है जो कि लाल शब्दों में दी गई है ना? अब इस कहानी को पढ़ना है और मुख्य कारण जानना है कि इसमें मृत्यु का मुख्य कारण क्या होगा। अजय घोड़े से गिर जाता है और उसकी पीठ टूट जाती है। वह पानी के एक गड्ढे में पड़ा रहता है, मतलब पानी भी होगा वहां पे, पानी में गिर गया होगा, है ना? और उसके वजह से ना उसको हो गया निमोनिया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और निमोनिया के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर मृत्यु का मुख्य कारण, प्राइमरी कॉज जानना है, तो विकल्प दिए गए हैं निमोनिया, टूटी हुई पीठ, घोड़े से गिरना और सर्जरी। देखो भाई, जैसे ना कहानी में तो पढ़ के सीधा सीधा आपको ये लगेगा कि निमोनिया की वजह से उसकी मृत्यु हुई, पर ये देखो कि निमोनिया उसको हुआ कैसे। निमोनिया उसको कैसे हुआ? जब वो पानी के गड्ढे में पड़ा रहा। अब पानी के गड्ढे में वो कैसे पहुंचा? वो उसकी पीठ टूट गई थी तो उठ ही ना पाया वो। अब पीठ कैसे टूटी? क्योंकि वो घोड़े से गिर गया था, है ना? तो अगर वो घोड़े से ना गिरता तो ये सारी मुसीबतें उस पर ना आती। तो अब यहाँ पर जो मुख्य कारण हुआ उसकी मृत्यु का, वो क्या हुआ? घोड़े से गिरना। तो इस तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान से उसको समझना है, ठीक है? और फिर सही आंसर जो है आपने उसका चुनना है। चले आगे बढ़े। चलिए, अब यहाँ पर मुझे लगता है आपके लिए एक बोनस प्रश्न आ गया है, ठीक है? इसको ध्यान से पढ़ना है और सही उत्तर जो है वो मुझे आपने कमेंट करके बताना है। चलिए चेक कर लीजिए क्या है प्रश्न। बीमा योग्य हित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बीमा योग्य हित में कौन सा कथन सही नहीं है? पिता द्वारा अपने पुत्र के लिए बीमा पॉलिसी लेना, पति पत्नी एक दूसरे के लिए बीमा लेना,
दोस्तों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना और नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के लिए बीमा लेना। तो इससे रिलेटेड भाई हमने अभी क्वेश्चन एक किया है। ठीक है ना? तो सही उत्तर जो भी है वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।